जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं और विवेक जी यहाँ थोड़ा ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और आप सबके मन में ये ज़रूर ऐसा चल रहा होगा कि हम भी एक दिन इस मंच पर होंगे। मैं बात कर रहा हूँ 1983 की। चावला जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। अभी विवेक जी से बात हो रही थी चावला जी के बारे में। विवेक अग्निहोत्री जी हमारे 1983 बैच के ADPR के स्टूडेंट हैं। और आप सोचिए 1983 में एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन से अपना करियर शुरू करने वाले विवेक जी आज हमारे देश के जाने माने फिल्मकार हैं और जिनकी फिल्मों की धूम पूरे देश और पूरी दुनिया में है और जो उनका कंटेंट होता है फिल्मों का वो पूरे देश को झकझोरने वाला है। पिछले कुछ समय से विवेक जी ने जो फिल्म बनाई हैं, मुझे लगता है नाम भी मैं ले सकता हूँ, ताशकंद फाइल हो, द कश्मीर फाइल हो, इससे पहले बहुत सारी 2005 से फिल्म, हाँ बुद्धा ने ट्रैफिक जैम, बहुत सारी जो 2005 में सर फिल्म बनानी शुरू की विवेक जी ने और 1994 में उन्होंने टीवी सीरियल्स प्रोडक्शन का शुरू किया। और उससे पहले 1984 से हम कह सकते हैं 83-84 से 94 तक एडवर्टाइजिंग में आप रहे हैं और कई कोका कोला और मुझे लगता है कुछ कंपनीज के लिए इन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिज़ाइन की हैं, प्लान की हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनुभूति यादव बैठी हुई। अनुभूति जी एक बार खड़ी हो जाइए अपनी जगह पर। एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन की अब वो कोर्स डायरेक्टर हैं और मैं 1983 की बात कर रहा हूँ। अनुभूति जी उस समय ADPR के कोर्स डायरेक्टर थे प्रोफेसर पिल्लई। प्रोफेसर पिल्लई ने विवेक अग्निहोत्री जी को ट्रेनिंग दी। नेचुरली आप सबके मन में यू मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स। टुडे आई एम हैविंग सम क्वेश्चंस, then we will have interaction with Vivek ji. Students will also be able to ask questions. So be ready for your questions. विवेक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब की जो उत्सुकता है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, 1983 C106 साउथ एक्सटेंशन, ये मंजिल थी आपकी उस समय MC में। वो दौर कैसा था, कैसे आप पढ़ते थे, क्या चीज़ें थी और अब आपका जो कैरियर का संघर्ष है ये बहुत लंबा है, इसे आप हमारे स्टूडेंट को बताएं सो दैट कि दे कैन एमुलेट यू ऑन सर्टेन पॉइंट्स और वो अपने कैरियर में आगे कैसे एक्सेल कर सकते हैं, ये थोड़ा आप सीक्रेट शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक्स अ लॉट। यानी मैं बता ही नहीं सकता हूँ आपको कि मैं कितना खुश हूँ। और जब मैं चावला जी से मिला तो ऐसा लगा जैसे कोई बचपन का बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। ये वैसे हैं नहीं, ऐसे थे नहीं जैसे अभी दिख रहे हैं। ये तो बहुत यंग थे, कितने 20-21 साल के रहे होंगे आप। तो हमसे यानी क्या बताऊं इनके बारे में। तो बड़ा अच्छा लगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनरली जाता हूं तो लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ग्रिल करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। पहली बार ऐसा किसी ने सवाल पूछा है तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्या था क्या नहीं था। पर मैं आपको IMC का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भोपाल में रहता था, वहाँ मैं पढ़ता था। तो एक छोटा शहर था भोपाल, अब तो काफ़ी बड़ा भी हो गया है। यहाँ कोई भोपाल का है यहाँ? अच्छा, आप हैं वहाँ की। तो अब तो आप, उस ज़माने में बड़ा छोटा होता था और हर लड़के लड़की का यही एक तमन्ना होती थी यार किसी तरह यहाँ से बाहर निकलें। तो और माँ बाप की भी इच्छा होती थी कि IAS बने बेटा। मैंने भी कोशिश की, इंजीनियर बने वो भी की मैंने कोशिश, नहीं हुआ, कुछ फेल हो गए। और तो एक मेरे किसी मित्र ने बोला कि वो एक कुछ ऐड निकला हुआ है, एक कोई इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसका एग्ज़ाम देने चलते हैं, इस बहाने गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा घूम आएंगे 10-15 दिन, वरना माँ बाप अलाउ नहीं करते थे बाहर जाने के लिए। तो सिर्फ इसलिए कि 3-4-5 दिन दिल्ली घूमने को मिल जाएगा तो हमने उसका फॉर्म भर दिया। अब मुझे कुछ पता भी नहीं था कि क्या एडवर्टाइजिंग होती है, क्या PR होता है, एब्सोल्युटली कोई नॉलेज नहीं थी। और एडवर्टाइजिंग के नाम पे सिर्फ इतना जानता था कि दीवारों में जो लिख देते हैं ना, घड़ी छाप, साबुन खरीदिए, या होर्डिंग उस ज़माने में ऐसी होर्डिंग्स नहीं होती थी जैसी अभी हैं। वो जो होर्डिंग होती थी थोड़ी सी हवा जाए हिलती रहती थी, गिर जाती थी। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं उस ज़माने का हूँ।
और चॉइस के नाम पे सिर्फ बाटा और कोरोना यही होता था, वो भी एक जूता अगर खरीद के आपको मिल गया है तो कई साल तक उससे काम चलाना पड़ता था। तो इट वॉज अ वर्ल्ड विद नो चॉइसेस। आपकी लाइफ में चॉइसेस थी ही नहीं, हर चीज़ की बस दो चॉइसेस थी, पोहा या उपमा, कोरोना या बाटा, इंजीनियर या डॉक्टर। हर चीज़ में अगर आप देखें, कोई भी, चाहे कपड़े हों, चाहे चॉइसेस हों, फिल्में भी आप देखिए तो दो मेजर सिनेमा हॉल होंगे और दो ही फिल्में चल रही होंगी। अभी जैसा माहौल नहीं था। तो आपका दृष्टिकोण जो होता है, वर्ल्ड व्यू होता है, वो भी उतना ही संकुचित सा होता है, और हमारा भी वैसा ही था। लेकिन चूंकि मैं जनरली सोशल अवेयरनेस में काफ़ी इंटरेस्टेड था, सोशो पॉलिटिकल अवेयरनेस, दुनिया में क्या चल रहा है, और उस ज़माने में न्यूज़पेपर पढ़ने पे काफ़ी ज़ोर भी दिया जाता था। ऐसा मुझे नहीं लगता है मेरे वक्त का कोई भी स्टूडेंट ऐसा रहा होगा, भोपाल नहीं कहीं पे भी, जो रोज़ नियम से कम 2 या 3 न्यूज़पेपर ना पढ़ता हो। और उसके अलावा एक लाइब्रेरीज़ में जाने का बड़ा उस वक्त फैशन तो नहीं बोलूँगा, पर सब जाते थे, और लाइब्रेरीज़ में 1-2 घंटे दिन में किताबें तो पढ़ते ही थे, चाहे आप फेल हों चाहे पास हों, पर उतना तक चलता था। और तीसरा जो एक चीज़ थी कि गुरु और शिष्य की थोड़ी सी बची कुची आखिरी परंपरा रह गई थी। पहले वी आर फ्रेंड्स वाला नहीं था, कि थोड़ा एक दबदबा था, डरते थे प्रोफेसर से, इज्जत करते थे, कहीं भी मिल जाए तो उनके पाँव छूते थे। अभी भी पिल्लई साहब आ जाए तो मैं उनके पाँव यहीं पे खड़े होकर छू लूँगा। तो एक कल्चर अलग था, वो आज जैसी दुनिया थी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेटर थी, कुछ भी बेटर और ख़राब नहीं होता है। तो मैं दिल्ली घूमने के बहाने यहाँ आ गया। मुझे सच बता रहा हूँ, कुछ आइडिया ही नहीं था। हमें क्या लेना देता था, हम तो पीईटी में फेल हो गए थे, जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम था, तो इसमें भी फेल हो जाते तो क्या फ़र्क पड़ता था। तो मेरे को ऐसा बताया गया कि जब मैं आया तो बाहर जो वो शकुंतला चावला जी वगैरह जो थी वहाँ पे, तो उन लोगों ने बड़ा डराया हमको और बोला कि आप जानते हैं इसमें पूरे इंडिया से कोई 4-5 हज़ार लोग एग्ज़ाम देते हैं ये, और सिर्फ 25 लोगों का सिलेक्शन होता है, और उसमें भी शायद 1-2 कुछ फॉरेन लोगों के लिए रिजर्व थी, ऐसा मेरा अंदाज़ है। तो हम वो दे के चले गए घूम फिर के दिल्ली। पर कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद, एक चिट्ठी आई रजिस्टर्ड एडी, एंड उसमें निकला आई टॉप्ड। अगर आप उस वक्त के, और उसमें कुछ ऐसा ऑफर था कि जो फर्स्ट 2 लोग हैं, फर्स्ट को फ्री शिप मिलती थी, स्कॉलरशिप नहीं बोलते तो उसे फ्री शिप। अभी है यहाँ पे? हाँ, तो वो मुझे फ्री शिप मिल रही थी। मैं डिबेट किया करता था, तो उससे मैंने कुछ 10-11 हज़ार रुपये मेरी सेविंग थी। तो उसका मैंने कैलकुलेशन किया कि हाँ, 10-11 हज़ार में 1 साल में दिल्ली में आराम से रह सकता हूँ। तब किराया भी यहाँ पे 150-200 रुपये कुछ था, साउथ एक्स में जो आईएमसी वाले करा देते थे। तो एक कैलकुलेशन में वो फिट हो गया, और मैं तब भी, मुझे आइडिया नहीं था मैं कहाँ क्या करने जा रहा हूँ। मेरी माँ तो, मैं कोर्स करके जब मैं JW थॉमसन में काम करता था, तब भी लोगों से कहती थी कि हमारा बेटा होर्डिंग लगवाता है। तो मेरी माँ को आइडिया भी नहीं था एडवर्टाइजिंग होता क्या है। और एडवर्टाइजिंग ऐसा नहीं कि मुझे आइडिया नहीं था, इवन दिल्ली में रहने वालों को भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। बड़ी स्पेशलाइज, जैसे NFT आजकल चल रहा है, तो अब NFT के बारे में कितने लोग जानते होंगे? नहीं जानते ना उसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी है। तो एडवर्टाइजिंग ऐसा था। मैं भोपाल से था, हिंदी मीडियम का था, मुझे इंग्लिश का एक लाइन भी स्ट्रेट नहीं बोल सकता था। लिख लेते थे, छोटे शहर के बच्चों का एक एडवांटेज है, अंग्रेजी लिख लेते हैं अच्छी, बोल नहीं पाते हैं। तो जैसे ही आप, तो जब मैं यहाँ आया पढ़ने, मैं बता सकता हूँ ना आराम से, ज़रा इनको भी मज़ा आएगा। सफिशिएंट टाइम। तो अब मुझे भी, मैं आपके लिए टाइम निकाल के आया हूँ। जी, तो बिल्कुल। तो जब मैं आया तो 21 लड़कियां थीं, 4 लड़के थे, और उनमें से एक लड़का कभी आता नहीं था, उसका पता नहीं क्या सीन था। संदीप विज, जो बाद में क्लैरियन में ही हेडेड है, नहीं, मुद्रा ऐड किया, वन ऑफ द बेस्ट नेम्स इन एडवर्टाइजिंग, ही नाउ रन्स AFQ एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट। अच्युतन कुट्टी, ही ऑल्सो, बहुत, उनका भी काफ़ी नाम हुआ। राजीव चावला जो आते नहीं थे, वो अब एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फरीदाबाद में, उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। और एक मैं था, और जितनी भी लड़कियां थीं, कोई बेंगलोर से थी, कोई दिल्ली से, कोई बम्बई से, और सब बहुत अच्छे एम्बेसडर वगैरह की भी बेटियां थीं कुछ, और सब लोग इंग्लिश में ही बात करते थे। और मैं भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, अब चाहे तो मैं बोल सकता हूँ। तो सब इंग्लिश में बोलते थे।
तो आप ये सोचिए कि अगर आप एक छोटे शहर से आए हैं, और तब जीन्स भी नहीं थी मेरे पास, क्योंकि वहाँ पे माँ बाप सोचते थे कि जीन्स तो अलग तरह के बच्चे पहनते हैं, नया नया चलन था जीन्स का भी। तो मैं जब यहाँ पे आया तो सब इंग्लिश बोलते थे, एक माहौल ही अलग था, पढ़ाने लिखाने का तरीका अलग था। कभी भी आप प्रिंसिपल उसके पिल्लई साहब के रूम में जा सकते थे, जब मन है, जब उनका मन है आ सकते थे, उनके साथ खाना खा सकते। एक बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का माहौल था। ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट्स और प्रोफेसर हैं, ये क्लासरूम है और ऐसा। एंड दैट एक्चुअली gave me a new perspective about things. It suddenly culture shock होता है ना, so it was like a culture shock. और फिर एडवर्टाइजिंग की बातें, और जो पढ़ाने जो लोग आते थे वो उस वक्त के टॉप एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स थे। टॉप मीन्स एकदम टॉप मोस्ट क्रीम ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग। और उस ज़माने में जो एडवर्टाइजिंग में लोग होते थे वो दून स्कूल से, सेंट स्टीफेंस पे, कोई कैम्ब्रिज रिटर्न था, कोई कुछ, सब चिप ऑन द शोल्डर विद क्वींस इंग्लिश दे वुड टॉक, जो एक्सेंट भी समझने में बड़ी मुश्किल होती थी। बट देन आई टुक इट एज अ चैलेंज, एंड विदिन 9 months माई लाइफ चेंज फॉर एवर। और वो इसलिए था कि मुझे ये लगा कि ये अगर मैं जो अपना वो जो एक स्मॉल टाउन मिडिल क्लास माइंडसेट जो होता है, अगर उससे मैं 380 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, सो मैं चाहे यहाँ पढ़ूँ, चाहे कहीं पढ़ूँ, कहीं भी जॉब मिले, आई विल ऑलवेज रिमेन दैट। So then I took it as a challenge, and within 9 months I could speak pretty good English. I got to know so much about a different world. और जब मैंने पास किया तब भी मैं टॉप करके निकला, शायद फर्स्ट तो नहीं, सेकंड नंबर पे था उस वक्त। आई हैव अ फीलिंग, मुझे याद नहीं है, शायद गीतांजलि जो आज बहुत बड़ी डांसर हैं, पद्म भूषण वगैरह भी मिला है उनको, बहुत बड़ी डांसर हैं वो, शायद वो या सीमा कुंद्रा ऐसे कोई एक थी। दे केम फर्स्ट, आई केम सेकेंड। पर एक चीज़ मैंने की तब, यहाँ पे ना ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ का माहौल नहीं था, सब थोड़े तने तने से रहते थे, जैसे कि कुछ ऐसा लगता है वर्ल्ड वॉर जीतने जा रहे हैं। तो आई इंट्रोड्यूस दैट, एंड आई ब्रॉट इन लॉट ऑफ कल्चरल क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ अ स्मॉल टाउन हियर। तो हुआ क्या कि आई लर्न अबाउट द बिग सिटी कल्चर, एंड आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मॉल टाउन कल्चरल वैल्यूज़। वो ये कि अच्छा क्लास ख़त्म हो गई तो सब, मैंने लड़कियां अपनी अपनी गाड़ियाँ आती थी उनको लेने और छोड़ने, सब चले जाते थे अपने अपने घर। तो मैंने 10, 12, 15, 20 दिन वो देखा, एंड देन आई चेंज दैट। उसके बाद लोग जाते ही नहीं थे, अगर आपको याद होगा वहाँ रात रात तक रहते थे, छुट्टी के दिन में आ जाते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं हार्वर्ड से पढ़ के अमेरिका से वापस आया तो मैं एयरपोर्ट पे 4-5 बजे लैंड करके अपने जो भी घर था वहाँ गया, और तुरंत 8-9 बजे मैं आईएमसी में आ गया, और अगले 6-7 दिन मैं वहीं पे रहा। और वहीं पे मुझे पॉल नैयर एक थे एडवर्टाइजिंग के, बहुत सीनियर नाम है उनका, वो मिले, एंड ही सेड व्हाई डोंट यू जॉइन McCann Erickson, एंड आई जॉइन McCann, एंड देन वी लॉन्च्ड कोक एंड जिलेट एंड ऑल दैट। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि लाइफ में हम अपने ही माइंडसेट के कारण रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। हमको लगता है अरे यार उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है, वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, हम कम नॉलेजेबल हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं कोई भी। और आज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ इसके बारे में, और मैंने खुद जीवन में अनुभव किया, और मेरी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी किसी से ज़्यादा बेटर नहीं होता है। हर आदमी, हर लड़की या लड़का इस दुनिया में, एक भगवान हम सबको एक स्पेशल टैलेंट गिफ्ट करता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास एक, जैसे आपका सिग्नेचर एक्सक्लूसिव है, किसी और जैसा नहीं हो सकता, आपकी आवाज़, आपकी शक्ल किसी और की नहीं हो सकती, इसी तरह से आपके पास एक ना एक ऐसी प्रतिभा होगी ही। और प्रतिभा का मतलब गाना गाना, डांस करना नहीं होता है। यह आपका दृष्टिकोण है, दुनिया को देखने का एक ऐसा पर्सपेक्टिव, एक ऐसा नज़रिया भगवान ने आपको गिफ्ट किया है, उस नज़रिए से सिर्फ आप ही दुनिया को देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हमको बचपन से स्कूल कॉलेजेस में उस नज़रिए की तरफ देखने का मौका ही नहीं दिया जाता है, और हमसे ये कहा जाता है जो जनरली एक्सेप्टेबल
पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से देखिए। इसीलिए दुनिया दो भागों में बटी रहती है, ये नज़रिया या वो नज़रिया। आई हैव ऑल माई लाइफ आई फॉट दैट। मैंने हमेशा अपना जो पर्सपेक्टिव है मेरा, जो मेरा एंगल है चीज़ों को देखने का, उसको किसी भी तरह से आगे लाने की कोशिश की है। वक्त बहुत लगा, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है, बहुत वक्त लगा। मैं सरेंडर भी कर सकता था। मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की, फिर एडवर्टाइजिंग छोड़ के एड फिल्म्स बनानी शुरू की, फिर एड फिल्म्स छोड़ के टेलीविज़न करने लगा, टेलीविज़न छोड़ के कमर्शियल फिल्म्स करने लगा, फिर मैंने कमर्शियल फिल्म्स क्या फीचर फिल्म्स से ही छोड़ दिया। देन आई स्टार्टेड टीचिंग मैनेजमेंट इन IIM एंड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड ऑल दैट। फिर मैंने वो छोड़ा, कुछ साल एक्टिविज़म किया, 4-5 साल। फिर वो छोड़ के देन आई स्टार्टेड मेकिंग टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, and now the results are here in front of you. So always believe in your unique perspective and always express yourself. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको स्कूल कॉलेजेस में सब जगह, इवन यहाँ भी आपको ट्रेन किया जाता है आपके माइंड को टू इम्प्रेस अदर्स, और वहीं पे फेलियर लिखा होता है। नेवर ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन, ऑलवेज एक्सप्रेस योरसेल्फ। और ये मैंने IMC में सीखा, थैंक्स टू प्रोफेसर पिल्लई। ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, पर उन्होंने मार मार के हमको ये बोला, द कॉपी यू राइट हैज़ टू बी योर कॉपी, सो एक्सप्रेस योर सेल्फ, नेवर इम्प्रेस एनी वन। दैट इज़ द लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू। थैंक यू। नेवर इम्प्रेस एनीवन, इम्प्रेस योरसेल्फ। गुड। सर, ये एक सवाल अभी भी हम सबके मन में है कि यू हैव बीन एन स्टूडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, देन यू शिफ्टेड टू टीवी, देन सिनेमा, टीचिंग प्रोफेशन ऑल्सो। एडवर्टाइजिंग से दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट करने का क्यों ख्याल आया? वही, मैं शायद अपनी आवाज़ ढूंढ रहा था, अपनी पहचान ढूंढ रहा था कि मैं क्या है। होता क्या है कि आप देखिए, इस दुनिया के साथ प्रॉब्लम ये है, इट्स अ मिक्स्ड अप वर्ल्ड। कोई आदमी नेचुरली समझिए कारपेंटर है, अगर उसके अंदर बढ़िया कारपेंट्री से मेरा मतलब कुर्सी बनाना ही नहीं है, मतलब उसको अगर वो रिसोर्स किसी चीज़ को एक शेप दे सकता है, तो उसको हम लोग डॉक्टर बना देते हैं। कोई अगर पैदा डॉक्टर होने के लिए हुआ है तो उसको प्रोफेसर बना देते हैं। ये पूरा मिक्स्ड अप वर्ल्ड है, और इसीलिए आप देखिए दुनिया में आपको ज़्यादातर, मैं तो कहूँगा 9 out of 10 लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनके दिमाग में 30, 40, 50 साल की उम्र में यही ख्याल रहता है, नहीं यार मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या, मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमको एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से गुजरना पड़ता है, इसलिए हमें ऐसा लगने लगता है कि जो एजुकेशन हमको मिला, जो डिग्री है, वही हमारी पहचान है। आप किसी से भी पूछिए, चलिए मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप किसी से भी पूछिएगा लोगों से कि अच्छा कोई नाम बताता है, अच्छा आप क्या, तो कहेगा जी मैं इंजीनियर हूँ। कोई बोलेगा मैं यहाँ का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ। लोग अपनी पहचान वही मानने लगते हैं जो उनके पास डिग्री होती है, जो उनका जॉब होता है। आपकी कहेगा मैं पायलट हूँ। नो, पायलट, बीइंग अ पायलट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज नॉट यू। वो आपकी पहचान नहीं है, वो आप खाना खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए वो एक जॉब कर रहे हैं, पर आप वो नहीं हैं। और इसीलिए मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्रिएटिविटी करना चाहता था। आई थॉट कि एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव जॉब है, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, ये तो स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड है। और अगर कोई ये सोचता है कि एडवर्टाइजिंग बहुत क्रिएटिव जॉब है, तो ये गलत फहमी है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं। जैसे आप एक मशीन बनाते हैं, उसी तरह से स्पेसिफिकेशंस हैं, एंड यू हैव टू डिलीवर विद इन दैट स्पेसिफिकेशंस। क्रिएटिविटी तो हर जगह होती है, ऐसी कोई रोटी बनाई है उसमें भी क्रिएटिविटी है, बट देन दैट्स नॉट व्हाट आई वाज सीकिंग इन लाइफ। तो फिर मैंने एड फिल्म बनाने में एक्सपेरिमेंटेशन किया, मैंने टेलीविजन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, एंड आई रियलाइज कि आई कैन नॉट बी लिमिटेड टू ओनली वन थिंग, and I expanded myself, and today I am one of the best selling authors. I have just made one of the biggest historical blockbusters of all times. मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ बहुत टाइम लगा। मैं आई एम नॉट अ 30-year-old यंग गाय, इस बहुत वक्त लगा। और इतने साल सक्सेस, जिसको मैं सक्सेस समझता हूँ, जिसको आप लोग सक्सेस समझते हैं, वो सक्सेस नहीं मिली। मैं तो हमेशा से अपने आप को सक्सेसफुल समझता था। मैं तो जिस दिन यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, मैं उसी दिन सक्सेसफुल हो गया था। तो मेरे को उससे वही सक्सेस थी मेरे लिए। लेकिन जिसको दुनिया सक्सेस मानती है, वो सक्सेस आने में बहुत टाइम लगा, और वो तब आई व्हेन आई फाउंड माय ओन सॉन्ग, अपनी आवाज़, अपनी पहचान,
और अपनी ज़िंदगी का पर्पस, आखिर आप इस दुनिया में आए क्यों हैं? क्या आप करोड़ों लोगों की तरह से इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर बनने आए हैं, या आपकी लाइफ का कोई पर्पस है? और इस एजुकेशन को उस पर्पस तक पहुंचने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इसलिए कि मैंने एड एंड पीआर का कोर्स किया था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल ही था। आई यूज्ड, आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं जो भी करता हूँ, आप मेरी फिल्म का एक एक फ्रेम देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग मुझे यहाँ मिली थी वो हर समय मैं यूज़ करता हूँ। कितने सारे जो एक एस्थेटिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू रीच पीपल, हाउ टू टेल योर स्टोरी इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, ये सारी ट्रेनिंग मुझे यहाँ से मिली थी। अगर ये नहीं होता, मैंने आज लिखा भी है सुबह, अगर ये नहीं होता तो आज मैंने जो अचीव किया मैं कर ही नहीं सकता था वो। तो थैंक्स टू आईएमसी, इट गेव मी समथिंग विच आई ट्रेजर, विच आई वैल्यू, एंड दिस इज़ लाइक, अगर आपकी ज़िंदगी के 2-3 पिलर्स होते हैं जिस पे सक्सेस होती है, देन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स आई हैव। थैंक यू सर। आपकी जो पिछली 2-3 मूवीज़ हैं, बुधाई इन ट्रैफिक जैम, फिर अभी द कश्मीर फाइल, ताशकंद फाइल्स, हो सकता है अगली बार एक नई फाइल और आए। द टॉपिक्स दैट यू हैव सेलेक्टेड फॉर दिस मूवीज़ वो बहुत अलग हटकर हैं, जिन पर कोई फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। इन टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स को आपने चूज़ किया, ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि इन टॉपिक्स को मुझे टेकअप करना चाहिए? नो, वंडरफुल। सो देखिए, मैंने जब फिल्म अपना करियर शुरू किया तो मैंने भी टिपिकल जो एक सो कॉल्ड बॉलीवुड का जो टेम्पलेट होता है उसी के साथ शुरू किया कि अच्छा बड़े बड़े स्टार्स हो जाएं और कुछ आइडिया इधर उधर से रिसाइकिल करके गाने आने डाले। बॉलीवुड का मतलब ये होता है कि बॉलीवुड इज़ बेसिकली टेक लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड पैकेज देम वेरी वेल। और वो कहानियाँ जो लोग सुनते आए हैं हमेशा और जो सुनना चाहते हैं, क्या ऐसा लोगों का बिलीफ है कि यही कहानियाँ लोग सुनना चाहते हैं, उनको रीपैकेज करके सेल करना, दैट इज़ अ बॉलीवुड माइंडसेट। बॉलीवुड कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ लोग रोज़ सुबह जाते हैं या कहीं पे कुछ नॉर्म्स हैं कि एक जनरल माइंडसेट है वो। तो मैंने भी वही किया। और उस ज़माने में जब मैंने शुरू किया था तो ये था कि मैं एक फ़िल्म कर रहा था नसीरुद्दीन शाह के साथ में, हमने प्लान किया था, आरंभ उसका नाम था, और 1-1.5 साल उस पर बहुत काम किया। आई वॉन्टेड दैट टू बी माई फर्स्ट फिल्म एंड इट वॉज अ वेरी ओरिजिनल आइडिया ऑन बोफोर्स। बोफोर्स तब बड़ा पॉपुलर था, तो उस पर रिसर्च करके इसके पीछे की कहानी क्या है, दैट्स व्हाट आई डिड। और उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, क्योंकि जब मैं आईएमसी में भी रिसर्च ओरिएंटेशन बहुत था, और जब मैं यहाँ से निकल के मैंने JWT ज्वाइन किया था तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे मीडिया एंड रिसर्च में ही डाल दिया गया था 1-2 साल। तो वो रिसर्च करते, उस ज़माने में नेशनल लीडरशिप सर्वे वगैरह बड़ी मोटी मोटी किताबें होती थी। मैं रिसर्च में काफ़ी एक्सपर्ट हो गया था। लेकिन उस फिल्म के लिए कोई फाइनेंस करने को ही तैयार नहीं था। उस फिल्म को 1-1.5 साल हमने स्ट्रगल किया, तो वी ड्रॉप दैट आइडिया। और देन आई टुक अ ईजी रूट, एंड द ईजी रूट वाज पिक अप सम वेरी फेमस हॉलीवुड फिल्म, रिसाइकिल इट, रीपैकेज इट। और मैंने जाके जितने स्टार्स थे बड़े बड़े उस ज़माने के, अनिल कपूर और सुनील शेट्टी, इरफान खान एंड इमरान हाशमी और अरशद वारसी, उन लोगों, मैंने मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, 1-2 को तो मैंने फ़ोन पे ही साइन किया था, उनसे मिला भी नहीं था मैं। तो और विद इन नो टाइम दे सेड ओके ओके, किसी ने स्क्रिप्ट पूछी भी नहीं मुझसे। तो लाइफ वॉज ईजी दैट वे, यू नो। एंड आई मेड दीज बिग फिल्म, चॉकलेट एंड गोल एंड ऑल दैट। पर कहीं ना कहीं, बिकॉज आई वॉज हाईली एजुकेटेड, आई वॉज एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी लाइफ का पर्पज़ नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें जो बॉलीवुड टाइप की फिल्में हैं, एज अ डायरेक्टर और राइटर, आपकी फिल्म उतनी अच्छी बुरी होती है जितनी उस दिन उस स्टार की वैल्यू होती है। तो आपका तो टैलेंट कभी टेस्ट ही नहीं होता है, आप तो हमेशा किसी और के सहारे चल रहे हैं। और उस फिल्म का प्रमोशन भी वो स्टार्स खुद करते हैं, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ होता है। सो देन केम अ टाइम आई मेंटली रिजाइन फ्रॉम बॉलीवुड एंड आई स्टार्टेड टीचिंग, और मैं कई सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने लगा। और तब मेरे को उस स्ट्रगल में, देखिए फिल्म्स बनाने के बाद, और उसमें पैसा ऐसा भी बहुत मिलता है, उसके बाद सडनली आप पढ़ाने चले जाओ एक ऑनरेरियम में, तो इट्स अ टोटली डिफरेंट लाइफ। और उस स्ट्रगल में मैं कहीं, मुझे एक बात समझ में आई कि हम लोग, वही मैंने एक्सप्रेस और इम्प्रेस वाली बात है कि
मैं वो कहानियाँ बोल रहा था फिल्मों के मार्फत जो कहानियाँ जनरली लोग सुनना चाह रहे थे। और उसमें एजम्पशन ये होता है, हाइपोथेसिस उसकी ये है, जो बॉलीवुड या बॉलीवुड अब बोलते हैं पर साउथ में भी वही है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग है, बंगाल में भी वही है, हर सिनेमा एक सही है। अभी जो सबसे हिट फिल्म जो है आप देखिए तो उस फिल्म को और फिर बताइए मुझे, तो वो एजम्पशन वही है रीपैकेज करने वाला। पर उसमें हाइपोथेसिस ये है कि जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा डम्ब है, लोगों के पास दिमाग ही नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा डम डाउन कर दो फिल्म को कि उसको कोई भी समझ सके। और एक कॉमन पार्लांस में बोला जाता है कि भाई स्टोरी ऐसी नहीं चाहिए जो रिक्शे वाला भी समझ सके। एंड चूंकि मैं एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड का था और मैंने ONM में, मकैन में, JWT में भी काम किया है, और हमने कोका कोला, जिलेट, नेस्ले, मैगी, बहुत ऑल मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किए थे। तो मुझे एक ट्रेनिंग ज़रूर थी, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट एन अनएजुकेटेड हाउसवाइफ। ये मेरे दिमाग में घुसा दिया गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट परचेज जो है वो एक अनएजुकेटेड हाउसवाइफ ही करती है। और चूंकि मैं एक छोटे शहर का था, मिडिल क्लास का था, अब उसे मिडिल क्लास बोलते हैं, उस ज़माने में यानी आज सॉरी तब मिडिल क्लास बोलते थे, आज के अगर फाइनेंशियल इंडेक्स से देखें तो लोअर मिडिल क्लास का था। तो मेरे दिमाग में कभी भी ये थॉट ही नहीं था कि रिक्शे वाला डम्ब होता है या जो छोटे शहर के लोग हैं वो डम्ब होते हैं। ये मेरे दिमाग में था ही नहीं ये थिंकिंग, बिकॉज आई हैड डेल्ट, मुझे तो लगता था ये पान वाले रिक्शे वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उनसे अगर आप गप्पे मारें तो बड़ी इंटेलिजेंट बातें भी करते हैं, हालांकि वो बड़े जार्गन के साथ नहीं करते, बट देयर पर्सपेक्टिव अबाउट द वर्ल्ड इज वेरी यूनिक। या छोटे शहर के बहुत सारी मुझे शक्लें दिख रही हैं, तो आप सब समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं, राइट? कई बार वो पान वाला ये जो टीवी डिबेट्स में इंटेलेक्चुअल्स आते हैं उनसे ज़्यादा अक्लमंदी की बात करता है। सोसाइटी को लेके जनरली तो टीवी में तो डिवाइड करते हैं सोसाइटी को ना, तो वो सोसाइटी के डिवीजन में भी उसका बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। सो मेरे को ये दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो मैंने कहा कि नहीं, ये जो ऑडियंस जिसको हम बोलते हैं, जो रिक्शे वाला जब पैसे दे के आएगा तो वो शायद हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और एक थिएटर के अंदर एक रेस होती है ऑडियंस और स्टोरी के बीच में। ऑडियंस हमेशा ये प्रिडिक्ट करना चाहती है इसके आगे क्या होने वाला है। और आप देखिए कई सारी फिल्में आप देखते होंगे, मैं गारंटी करता हूँ बहुत सारी फिल्मों में आपको ये भी समझ में आ जाता होगा इसने ये बोला तो अब ये डायलॉग आएगा। होता है कि नहीं ऐसा? आपको ये भी समझ में आ जाता है अब ये सीन में ये हुआ है तो अब ये हीरो या हीरोइन या एक्टर इस तरह का एक्सप्रेशन देगा। सो आई सेड आई हैव टू डिस्ट्रॉय दैट, एंड आई डिस्ट्रॉयड दैट। तो मैंने जो पहली फिल्म जिसको मैं विवेक अग्निहोत्री 2.0 बोलता हूं, उसमें जो बुद्धा ना ट्रैफिक जैम थी वो बहुत इंटेलिजेंट फिल्म थी और बहुत रिसर्च बेस्ड थी और बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स के बारे में थी, लेकिन जिसने भी उसको देखा इंस्टेंटली समझ गया उस फिल्म को। ताशकंद फाइल्स फिल्म को 2 साल किसी ने इसलिए नहीं रिलीज होने दिया, कहते हैं ये फिल्म तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि कोई लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यंग लोग जानते नहीं हैं, और दूसरा इस फिल्म में ना गाने हैं ना कुछ एंटरटेनमेंट है, ये तो एक कमरे में 9-10 बुढ़े लोग बैठ के बात कर रहे हैं और वो भी पूरा टाइम डायलॉग डायलॉग डायलॉग, टेक्निकल इश्यूज में बोल रहे हैं, ताशकंद और पीस ट्रीटी और ये और वो पोस्टमार्टम, ये कोई नहीं देखेगा। और इतने डायलॉग एक फिल्म में है, मतलब ये तो डिजास्टर होगी। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हुई तो सबसे ज़्यादा उसको यंग लोगों ने ही देखा। 80% टिकट सेल तो यंग लोगों के ही कारण हुआ उसका। और जिस डायलॉग्स ज़्यादा हैं कि लोग शिकायत कर रहे थे बॉलीवुड में, उसी फिल्म को बेस्ट डायलॉग और स्क्रीन प्ले के लिए 2 नेशनल अवार्ड मिले। तो कहने का मकसद, और अभी कश्मीर फाइल्स भी यही हुआ कि नहीं ऐसी फिल्म अनस्ट्रक्चर्ड, इस फॉर्मेट की फिल्म किसी ने कभी बनाई ही नहीं थी। तो लोगों ने कहा इतनी अनस्ट्रक्चर्ड फिल्म कोई कैसे देखेगा, क्यों देखेगा, नहीं देखेगा। इसीलिए आप देखिए जब उसको रिलीज़ किया तो उसको मार्केटिंग के लिए बहुत कम स्क्रीन्स, मतलब एम्बैरेसिंगली कम स्क्रीन्स में किया, बिकॉज ये बिलीव सिस्टम था बॉलीवुड का कि ये फिल्म तो फ्राइडे को रिलीज़ होगी, सैटरडे को इसको उतारना पड़ेगा थिएटर से। और आज 350 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड बिजनेस वो कर चुकी है। तो लोग क्या कहते हैं, कभी भी लोग जो कहते हैं
उसका हमेशा उल्टा करो। लोग हमेशा आपको मीडियोक्रिटी की तरफ ले जाएंगे। पॉपुलर ओपिनियन इज द मोस्ट डेंजरस ओपिनियन। ऑलवेज बिलीव इन योर ओन पर्सपेक्टिव एंड फाइट फॉर इट। बिलीव इन योर ओन पर्सपेक्टिव। सर एक सवाल मैं लेता हूं, उसके बाद ऑडियंस से हम सवाल लेंगे। अभी कश्मीर फाइल्स के बाद क्या कोई नई फाइल आने वाली है क्या? अब अपने घर के लोग हैं तो मैं सच बता देता हूँ, पर इसको प्रेस वाले तो लोग नहीं है यहाँ। लाइव टेलीकास्ट हो ईमानदारी से हाथ उठाओ। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। फिर थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा। तो नहीं, आई कैन नॉट बी अ मैसेंजर ऑफ बैड न्यूज़ ऑल द टाइम्स। तो मेरी जो अगली फिल्म है, ये मैंने पहले ही डिसाइड किया था। दिल्ली फाइल्स हम काम कर रहे हैं, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स फिल्म है, डिफ़िकल्ट फिल्म है। इट्स टेकिंग सम टाइम। 2 साल से उसका रिसर्च चल रहा है, उसको 1 साल और रिसर्च की ज़रूरत है, हार्डकोर। तो उसमें मेरी टीम काम कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। वो फिल्म 2024 में कभी आएगी, दिल्ली फाइल्स। लेकिन उसके पहले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, चूँकि कुछ मीडिया वाले हैं, लाइव है, इसलिए बताऊँगा नहीं अभी डिटेल में, पर वील अनाउंस इट इन सम टाइम। बट दैट इज़ वन फिल्म जिसको देख के यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। होता क्या है कि हम लोग हमेशा, जो आज का मॉडर्न मीडिया जो है, टेलीविज़न जो है स्पेशली, वो हमेशा आपको यही बताता रहता है कि क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है। और वो उससे क्या होता है कि एक तरह की हीन भावना आ जाती है सोसाइटी में। तो कलेक्टिव कॉन्फिडेंस जो होता है, या कलेक्टिव गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं हम लोग। तो हमें ऐसा लगता है कि हम में कुछ कमी है, हम में कुछ कमी है। लेकिन मैंने सारी दुनिया देखी, और मैंने कुछ दुनिया में बचा नहीं है जहाँ मैंने ट्रैवल नहीं किया। और ट्रैवल मैं टूरिस्ट की तरह नहीं करता हूँ। आई लिव इन देयर कल्चर, आई इंटरेक्ट विद दैम ऑल द टाइम्स। और मैंने ये देखा है कि इंडियन सोसाइटी का जो रेजिलियंस है, जो इंडियन सोसाइटी का जो एक इनोवेशन है, जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं, एंड टू अचीव थिंग्स विद मिनिमल पॉसिबल रिसोर्सेज है, ये जो क्वालिटी है, सेक्रीफाइस की जो क्वालिटी है, जो त्याग और तपस्या की क्वालिटी है। तपस्या से मतलब रिलीजियस तपस्या नहीं, तपस्या मतलब अपने आप को किसी चीज़ में पूरी तरह से डाल देना, झंझकोर देना और एंड तक, रिजल्ट तक पहुंचना। वो जो क्वालिटी है, वो ऐसी क्वालिटी वर्ल्ड की किसी और सोसाइटी में नहीं है। और so I am making, my next film will be on this, one of the greatest achievements of humanity ever. And अफसोस की बात यह है कि जिस विषय पे मैं फिल्म बना रहा हूँ उसके बारे में इंडियंस को ही नहीं पता है। So I am making a film on that which will release sometime early 2023. हम उसकी इंतज़ार करेंगे। अभी कुछ स्टूडेंट्स की ओर से हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सवाल पूछेंगे वो पहले अपना नाम बताएंगे, कोर्स का नाम बताएंगे, और उसके बाद अपना सवाल बहुत ब्रीफ में पूछेंगे। उर्दू जर्नलिज्म से शफकत जबी, खड़े हो जाइए, माइक दीजिए, पीछे पीछे। और दिल खोल के सवाल पूछना, प्रोफेसर्स बैठे हैं या कोई, ऐसा मत सोचना, जो मन में आए ऑनेस्टली पूछना। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शफकत जबी है, उर्दू जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई तो 2 तबके में लोग बटे, एक जिसने सराहना की और दूसरे ने जिसने आपत्ति दर्ज कराई। तो सर इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप, और ख़ास करके विरोधियों को जवाब देने के लिए आप खुद को कैसे तैयार करते हैं? नहीं, इसमें कोई खास तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा जो आप कह रही हैं कि 2 खेमों में बट गई, तो वो एक ऐसा लगता है कि इस फिल्म के कारण 2 खेमे बन गए। ये ऐसा नहीं है, ये फिल्म नहीं होती तो भी तो 2 ही खेमे थे। और ये 2 खेमे कौन से, इनको समझने की कोशिश करिए। एक खेमा जो है, खेमा मतलब एक जो ग्रुप है पूरी दुनिया में, वो टेररिज्म के अगेंस्ट है, जो कहता है कि टेररिज्म होना ही नहीं चाहिए और ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा जो थ्रेट है आज की तारीख में वो टेररिज्म है। और एक जो दूसरा छोटा सा, बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल खेमा ऐसा है जो टेररिज्म को आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल कवर देता है, शील्ड देता है, और उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। और इसमें हर कोई गिल्टी पार्टी है। जब एक बहुत बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका
अगर वो अफ़गानिस्तान में या किसी और कंट्री में घुस के कई साल राज करती है, और राज मतलब उनकी हुकूमत करती है, और टेररिज्म के नाम पे एक अलग तरह की टेररिज्म खड़ी करती है, वो भी गलत है। तो इस फिल्म 32 साल पहले एक ऐसा हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में एक ऐसा जेनोसाइड हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और जेनोसाइड्स नहीं हुए हैं, जिसके बारे में आम तौर पे दुनिया के लोगों को नॉलेज नहीं थी। और वो इसलिए नहीं थी कि कहीं ना कहीं हमारे जर्नलिस्ट लोग उसको दुनिया और पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियंस या सोशल साइंटिस्ट उस बात को दुनिया के सामने लाने में फेल हो गए थे। और फेल क्यों हुए थे, मैं ये भी आपको बहुत दिल से खुल के बता रहा हूं, आप उसको ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करिएगा। आज इस दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि कहीं पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं इस दुनिया को सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे नीड वोट्स। डेमोक्रेसीज में वोट, क्योंकि वोट में दो पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, इसलिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब वोट लेने का सबसे आसान तरीका क्या है? इकोनॉमिक्स कोई समझता नहीं, इकोनॉमिक्स के नाम पे वोट मिलते नहीं है। तो सोसाइटी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो किसी ना किसी चीज के कारण खफा ना हो, डिसग्रंटल्ड ना हो। है कोई ऐसा? कोई दुनिया में नहीं है। तो ये बहुत इजी हो जाता है सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड करने के लिए। बोलो रिच एंड पुअर, और आप बोलिए सारे रिच लोग जो हैं खराब हैं और गरीब लोग बेचारे सब अच्छे हैं, जो कि सत्य नहीं है, जो सत्य बिल्कुल भी नहीं है। रईस लोग अगर नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगे, एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, तो ये माइक जो मैंने पकड़ा और जो आपसे बात कर रहा हूं ये कैसे होगा? नहीं संभव है ना। और हर गरीब आदमी अच्छा है, ये भी सत्य नहीं है। तो हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइजेशन, ऑपरेशन और ऑप्रेस्ड। ऑपरेसर भी कहीं ना कहीं ऑपरेस्ड होता है और ऑपरेस्ड भी कहीं ना कहीं ऑपरेसर होता है। तो कश्मीर की जो पॉलिटिक्स थी उसको एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे। जो एक जगह की माइनॉरिटी होती है वो कहीं पे मेजॉरिटी होती है, और एक जगह की मेजॉरिटी कहीं पे माइनॉरिटी होती है। पंजाब में सिख माइनॉरिटी में है लेकिन बंबई में माइनॉरिटी में है, वहाँ मेजॉरिटी में या माइनॉरिटी में है। हिंदूज कहीं पे मेजॉरिटी में है, पंजाब में माइनॉरिटी में है। कश्मीर में माइनॉरिटी में थे, अब तो हैं ही नहीं, बिल्कुल भी जीरो ही हो गए एकदम तरह से। भारत में 8 या 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे हिंदू लोग माइनॉरिटी में हैं। तो ये जो फेक नैरेटिव है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, इसमें सारी दुनिया इन्वॉल्व है, खास तौर पे वेस्टर्न पॉलिटिक्स इसी पे चलती है। तो कश्मीर में जब कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ तो किसी ने दुनिया में ये नहीं बताया कि ये मेजॉरिटी वहाँ पे कुछ और है। तो सारी दुनिया में लोगों को ये लगा इंडिया जो है एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो हो सकता है कि बेचारे माइनॉरिटी वाले ऑप्रेस हो रहे हो, इसलिए ऐसा कर दिया गया। एक फेक नैरेटिव के चलते हजारों लोग जिनके घर जला दिए गए, जिनको वहाँ से भगा दिया गया, जिन लोगों को मार डाला गया, जिनका जेनोसाइड हुआ, उस स्टोरी को दुनिया में किसी ने बताया ही नहीं था। और ये बड़ी एक कंफर्टेबल कन्वीनियंट सिचुएशन थी। और यही ज्यूज के साथ हुआ था। 1979 तक पूरे वर्ल्ड को होलोकॉस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इंडिया में तो कोई जानता भी नहीं था होलोकॉस्ट नाम की चीज। होलोकॉस्ट वर्ड ही नहीं पॉपुलर था। अमेरिका में किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसका नाम होलोकॉस्ट था, और वो जर्मनी में जब रिलीज होने गई तो उसको लेके बहुत रेजिस्टेंस हुआ। और जब वो रिलीज हुई तो इसी तरह से एग्जैक्टली लाइक दिस दुनिया दो खेमों में बट गई थी। एक वो थे जो कह रहे थे जो होलोकॉस्ट में दिखाया सब झूठ है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो एक नैरेटिव जो क्रिएट किया हुआ था, पावर जिनके पास था उस वक्त, उन लोगों ने उसको आने ही नहीं दिया सामने। लेकिन जब वो लोगों ने देखा, समझा, तो धीरे धीरे अब आप देखिए होलोकॉस्ट तो जार्गन में ही आ गया है। और दुनिया में एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा हु इज अ होलोकॉस्ट डिनायर। सेम थिंग हैपेंड विद कश्मीरी हिंदूज इन कश्मीर। तो जब ये फिल्म आई तो जो टेरर के साथ सिंपैथी रखते हैं, जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, तो वो प्रोफेशनली टेररिज्म को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जस्टिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। और मैं एक सवाल, आप इंटेलिजेंट लोग हैं और तुम सुन रही हो, मैं जानता हूं कि तुम शायद हिजाब पहना है तो मुस्लिम ही होगी, तो इसको हिंदू और मुस्लिम की नज़र से मत देखो, इसको तुम एक भारतीय, एक इंडियन होने की नज़र से देखो, तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा।
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहां पे। मेरी फिल्म के पहले भी तो 7-8 फिल्में आ चुकी हैं कश्मीर के ऊपर, फिजा, फना, दिल से, हैदर, मिशन कश्मीर। ये सारी फिल्में भी तो कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट और डिस्टर्बेंस के ऊपर बनी है, लेकिन ये भी तो टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही हैं। इनकी थ्योरी ये है कि कोई भी आदमी टेररिस्ट इसलिए बनता है क्योंकि उसके साथ ऑपरेशन हुआ है। मैं अब चाहता हूं, तुम जर्नलिज्म की स्टूडेंट हो बेटा, तो तुम एक रिसर्च करो आज घर जाके, जरा जितने भी ये मेन टेररिस्ट हैं, ड्रेडेड टेररिस्ट दुनिया के, उनकी एक लिस्ट बनाओ और देखो इनमें से कौन ऑपरेस था। क्या उसामा बिन लादेन ऑपरेस था? वो तो प्रिंस था। क्या बुरहान वानी ऑपरेस था? क्या अफजल गुरु ऑपरेस था? जिन लोगों ने पार्लियामेंट पे बम फोड़े, वो आपकी भी तो पार्लियामेंट है, सिर्फ मेरी थोड़ी है। जिन लोगों ने प्लेन हाईजैक करके उड़ा दिए, उस प्लेन में तो इंसान लोग बैठे थे ना। इनमें से कौन ऑपरेस था? कोई भी वर्ल्ड का ड्रेडेड टेररिस्ट कभी ऑपरेस था ही नहीं, क्योंकि जो आदमी ऑपरेस्ड होता है वो बंदूकें लेके नहीं जाता है, वो अपने कल की चिंता करता है। और अगर ऑपरेशन ही रीजन है टेररिस्ट बनने का, तो मेरा सवाल है, इस दुनिया में दलितों पे इतना ऑपरेशन होता है हिंदुस्तान में, वो क्यों नहीं टेररिस्ट बन जाते हैं? गरीब लोगों का इतना ऑपरेशन है पूरी दुनिया में, कभी गरीब लोग क्यों नहीं बन जाते हैं? औरतों का इतना ऑपरेशन होता है अभी भी हिंदुस्तान में, तो औरतें क्यों नहीं बंदूकें और लाठियां उठा लेती हैं? ये गलत बात है। टेररिज्म इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन मॉडर्न वर्ल्ड, और इस बिजनेस में कंट्रीज को, मीडिया हाउसेस को, इंटेलेक्चुअल्स को बहुत प्रॉफिट होता है जब वो टेरर को इंटेलेक्चुअल शील्ड देते हैं। और उसका रीजन ये है, टेररिज्म सर्वाइव्स ऑन वेपन्स, एंड वेपन्स इंडस्ट्री, आर्म एंड एम्युनिशन इंडस्ट्री बहुत ही इलीगल तरीके से चलती है, और उसमें इतना ज्यादा पैसा है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा इस दुनिया में जो टेररिज्म के अगेंस्ट है और मेरी फिल्म के अगेंस्ट है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जो टेररिज्म के अगेंस्ट है वो इस फिल्म के साथ खड़ा है। जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है और उसके लिए वॉट अबाउटरी करता है कि नहीं नहीं नहीं, ये है, वो है, ये है, वो है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छा, आपने दूसरे साइड की स्टोरी क्यों नहीं बताई? नो, इट्स अ फेक आर्ग्यूमेंट। द फिल्म इज ऑन द विक्टिम्स ऑफ द जेनोसाइड। शिंडलर्स लिस्ट में तो कभी कोई नहीं बोलता है ये बात कि भाई शिंडलर्स लिस्ट में आपने नाजियों का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिखाया। ये हो ही नहीं सकता है। जब आप पीड़ितों की स्टोरी लिखते हैं तो उसमें आप ऑपरेसर्स की थोड़ी स्टोरी बताते हैं। तो अच्छा, और दूसरी जो हुए हैं इतने, जो बाकी दूसरी जो स्टोरीज हैं, उसके ऊपर ये 8-10 फिल्में तो बनी। तो 8-10 फिल्मों को लेके तो नहीं एक साइड खड़ा हो गया कि ये गलत है, झूठ है ये। और वो सारी फिल्में भी तो बहुत बड़ी बड़ी हिट है, उनमें आमिर खान, शाहरुख खान, सबने काम किया हुआ है। उसको लेके तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। तो फिर जो सत्य पे आधारित है, 700 फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स, सर्वाइवर्स, रियल सर्वाइवर्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, उनके सारी दुनिया में घूम घूम के हमने इंटरव्यूज किए हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स किए हैं, उस सत्य पे ये फिल्म आधारित है। तो अगर कोई भी कहता है कि ये डिवाइडेड है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। डिवीजन दुनिया में ऑलरेडी है। कौन टेरर के साथ है, कौन हिंसा के साथ है, और कौन अहिंसा, लव, पीस और ब्रदरहुड के साथ है। नेक्स्ट, आप पूछिए, उनके पास माइक है, पूछिए। नमस्ते सर। सर मैं आपसे जो प्रश्न पूछूंगा, नाम पहले बताइए अपना। मेरा नाम आशुतोष आनंद है, मैं हिंदी पत्रकारिता से हूँ। सर मेरा प्रश्न आपसे है कि एक आईएमसी के पूर्व छात्र होने के नाते और एक निर्देशक होने के नाते, सर देश में हमारे जो है ना बहुत काफ़ी लंबे समय से सर सेलेक्टिव अप्रोच के साथ किसी भी चीज़ को, ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं को देखने का एक चलन चला। और उस दौर में, उस एपीजमेंट के दौर में सर, आपको एक निर्देशक के तौर पर जब आपने ये फिल्म बनाने की सोची होगी, उस टाइम में आपको किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना और क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ा सर, वो हमें बताइए। क्योंकि हमारे ही बीच से बहुत सारे जो आगे जाके निर्देशक बनेंगे और इस फील्ड में जाएंगे तो उन्हें सर हो सकता है इसका लाभ मिलेगा सर। तो देखिए, सबसे बड़ी चुनौती स्वयं के साथ होती है। चुनौतियां कभी बाहर से नहीं आती हैं, चुनौती अपने साथ होती है कि हम अपने बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को समर्थ समझते हैं
उस विषय पे काम करने के लिए क्या नहीं। मुझे ऐसा लगा कि चूंकि लोग डरते हैं कि ये जो मेरी पहली फिल्म जो थी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, हिंदुस्तान में हमेशा बोला जाता था कि गुरु, भगवान और माता पिता खड़े हों तो सबसे पहले किसके पाँव छूने चाहिए? गुरु के छूने चाहिए। और मैं चूंकि यहाँ पढ़ा था और मैं जेएनयू में बहुत रहा हूँ, यहाँ पे बहुत हम था आईएमसी में, लेकिन मैं रहता अपना मेरा एक दोस्त था तो उसी के हॉस्टल में हम लोग सोते थे, पैसे ऐसे तो थे नहीं ज़्यादा। तो मैंने बहुत करीबी से जेएनयू को देखा और समझा, और मैं खुद भोपाल में भी नक्सल पॉलिटिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट था, जेएलएल भी होके आया हूँ उस चक्कर में। तो मेरे को जब मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की रियल वर्ल्ड में, तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि नहीं, ये गलत है, इससे देश की हानि होती है, ये हमारे देश का डेवलपमेंट को रोकता है, देश में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है। आप ये देखिए 50 साल से जो नक्सलिज्म है, बंदूक ले ले के लोग घूम रहे हैं डेमोक्रेसी में, कैन यू बिलीव इट? आप यकीन कर सकते हैं 100,000 पीपल, 1 लाख लोग बंदूकें और बम और ग्रेनेड्स और क्या क्या लेके जंगलों में, शहरों में घूम रहे हैं, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसका। और हमने एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट कर दिया था कि नहीं, नक्सल लोग जो हैं गरीबों के मसीहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर इविल पीपल। सो आई मेड दैट फिल्म ऑन नक्सलिज्म, क्योंकि इसके पहले तक नक्सलिज्म को लेके जितनी फिल्में बनी थी वो सारी उनको जस्टिफाई करती थी, और वहाँ भी यही था। देखिए, ये कोई टेररिज्म रिलेटेड नहीं है नैरेटिव, जो नैरेटिव है वो सिलेक्टिव नैरेटिव है। हमने डाकुओं को भी तो जस्टिफाई किया अपनी फिल्मों में, कितनी आप लोग ने देखी है कि नहीं देखी है, मैं जिस दौर का हूँ उसमें डाकुओं पे बहुत फिल्में बनती थी, और वो तिलक लगा के डाकू आता था और ऐसा दिखाते थे रॉबिन हुड है, गरीबों की रक्षा करता है और अमीरों को लूटता है, और जनता कहती थी वाह 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 वाह, अमीरों को तो लूटना ही चाहिए। कितनी गलत फिलॉसफी हमने मेरी जनरेशन के लोगों के दिमाग में भरी हुई है। आप अग्री करते हैं इससे? तो हमने एंटरप्राइज को देश के मार डाला। हमने बोला कि कोई भी आदमी जो अपने एंटरप्राइज से पैसे कमाता है वो गलत है, और उसको लूटना हमारा हक है। तो मैंने वो फिल्म बनाई बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, उसका भी इतना विरोध, 5 साल रिलीज नहीं होने दिया उसको। और जब मैं यहाँ जेएनयू में दिखाने आया था तो आपने देखा कितना विरोध हुआ था। जादवपुर में तो स्टूडेंट्स ने मेरा कंधा ही तोड़ दिया था अटैक करके, बट आई स्टक टू माई गन्स। उसके बाद जब मैंने ताशकंद फाइल्स बनाई थी, मुझे पता था एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को इतना, हमें झूठ दिन भर इतना झूठ, सिलेक्टिव, वो कहता है नहीं मैं सही हूँ, वो कहता मैं, इतना सिलेक्टिव झूठ हमको बताया जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो भी ज़्यादा जोर से बोलता है उसकी तरफ हम लोग टिल्ट हो जाते हैं। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ यह है कि आप दोनों साइड के पॉइंट्स ऑफ व्यू लीजिए और उनको आप इक्वल इंपॉर्टेंस से करिए। इफ़ यू आस्क मी, कश्मीर फाइल्स में जो सबसे अच्छे डायलॉग्स हैं, जो सबसे कन्विंसिंग लॉजिक है, वो जो बिट्टा बोल रहा है और जो पल्लवी जोशी का कैरेक्टर बोल रहा है, वो लॉजिक है। मैं उसे छुपा भी सकता था, बट आई हैव प्रेजेंटेड बोथ, और दोनों फिल्मों में मैंने दोनों काउंटर लॉजिक्स दिए हैं, और सारी की सारी फिल्में बिना किसी कंक्लूजन के, बिना किसी रेजोल्यूशन के खत्म होती हैं। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम में कोई क्लाइमैक्स नहीं है, ताशकंद फाइल्स में कोई क्लाइमैक्स नहीं है, कश्मीर फाइल्स में कोई क्लाइमैक्स नहीं है कि ये सही है, कौन जीता कौन हारा, ऐसा नहीं है कि जो जीत गया वो हीरो है, जो हार गया वो विलन है, ऐसा नहीं है। मैंने ऑडियंस के सामने दोनों तथ्य लाके सामने रख दिए हैं, अब यू डिसाइड, जिसको जो डिसाइड करना अपने अपने हिसाब से करे। तो सिलेक्टिविटी इज अ कर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। पर आप एक बात समझने की कोशिश करिए, जो मॉडर्न मीडिया है, जो मॉडर्न सोशल मीडिया स्पेशली, वो एल्गोरिथम पे चलता है, और जो एल्गोरिथम जिस तरह से डिज़ाइन है, ये सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए बने हुए हैं। दो भाइयों को डिवाइड कर देंगे, दो दोस्तों को डिवाइड कर देंगे। जब भी आप एक सवाल, हम लोग बात कर रहे हैं ना, अभी यहाँ कोई डिवीजन नहीं है, आपकी अपनी राय, मेरी अपनी राय, कोई डिवीजन नहीं है। पर अभी अगर ये एक सवाल पूछ लें कि अच्छा ये बताओ विवेक जी जो बोल रहे हैं ये सत्य है कि नहीं है, आप देखिए 1 सेकंड में डिवाइड हो जाएगी ओपिनियन। या मेरी आवाज़ अच्छी है कि नहीं, दीज आर स्टूपिड क्वेश्चंस। तो स्टे अवे फ्रॉम देम, ओपन योर आइज। एंड अगर आप आईएमसी से निकल रहे हैं तो मेरे बैच के जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं आपको सब बताऊं, वो कोई भी सिलेक्टिव नहीं है, और सत्य कड़वा होता है इसका मतलब बोला ना जाए ऐसा नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गाइज, दुनिया किसी की चिंता मत करो, क्या चलता है, क्या सही है, क्या लोग बोलते हैं, आप हर आदमी का अपना सत्य को देखने का एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। जस्ट टू कंक्लूड दिस आर्ग्यूमेंट,
पूरा जो हिंदू सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन रिलीजियस टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू मतलब हिंद में रहने वाले लोगों का जो सिविलाइजेशन है, वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो हमारी फिलॉसफी है, उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। कोई जैन है या कोई जैन स्टूडेंट है? कोई जैन एक भी नहीं है, बड़ी गलत बात है। तो जैन लोगों ने उस फिलॉसफी को पकड़ा है, उसका जो एसेंस पकड़ के उस पे अपनी पूरा जैनिज्म उसी पे बेस्ड है। वो है हिंदू फिलॉसफी का अनेकांतवाद। उसका मतलब ये है देयर मे बी वन एब्सोल्यूट ट्रूथ, और मे बी इसलिए बोलते हैं कि वो भी नहीं पता है किसी को। देयर मे बी वन एब्सोल्यूट ट्रूथ, बट द वेज टू रीच इट आर मिलियंस एंड बिलियंस। Everybody has his own unique route to arrive at the absolute truth. Negating that way is violence. इसको मैं हिंदी में भी समझा देता हूं। जो सत्य है वहां तक पहुंचने के कितने लोग रहते हैं इस दुनिया में? 7.5 बिलियन। तो 7.5 बिलियन रास्ते हैं उस सत्य तक पहुंचने के। किसी भी एक रास्ते को यह कहना कि यह गलत रास्ता है वहां पहुंचने का, यह हिंसा है। और वर्ल्ड की किसी भी सोसाइटी ने इस बात को नहीं समझा, हमने ही समझा है, और आज से 5000 साल पहले। और इस थॉट को पकड़ के जो वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल रिलीजन्स है दुनिया का, जैनिज्म, इसी से निकला है और यही आधार है उसका। तो जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग नहीं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को तो कम से कम इस पे विश्वास करना ही चाहिए, और दूसरा जो कोई बोल रहा है उसको निगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने सत्य को पूरी दृढ़ता, पूरे कन्विक्शन के सामने, ईमानदारी से लोगों के सामने लाना चाहिए। नेक्स्ट। नमस्कार सर। सर एक जानवर है गाय, तो गाय को सर काफ़ी शांतिप्रिय जानवर और सीधा जानवर माना जाता है, लेकिन गाय भी जानवर कहने की बजाय आप उसे प्राणी कह सकते हैं। ठीक है सर, प्राणी। तो गाय जो प्राणी है वो भी सर कभी कभी प्रतिकार करती है। अब हम मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है जिसे वो गाय तभी दिखाई जाती है जब गाय प्रतिकार करती हो। जैसे गाय का जब कोई दूध दूह रहा हो तो वो कई बार लात मारती है, या फिर गाय अपने सींग से कभी मारती है, लेकिन ज़्यादातर समय गाय जो है वो शांति तरीके से ही रहती है और हमें दूध भी देती है। हम हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो गौ माता का दर्जा दिया जाता है। तो आपके फिल्म में एक किरदार है कृष्णा पंडित, उसे सर वो वैसा ही लड़का है जिसे गाय का वो चरित्र दिखाया जाता है जब वो प्रतिकार करती है। गाय का जो शांति रूपी जो चेहरा है वह देख नहीं पाता, इसीलिए वह क्वेश्चन करने लगता है अपने माता पिता को भी और उनके त्याग को भी। तो इस सभागार में भी सर कुछ कृष्णा पंडित बैठे हैं और कुछ राधा पंडित बैठे हैं। इस सभागार के बाहर भी हमारे देश में कुछ कृष्णा पंडित और राधा पंडित बैठे हैं। सर आप उनको क्या संदेश देखना चाहेंगे ताकि वो हर चीज को तौल कर देख सके, तराजू एक और ही झुकी ना रहे, तराजू जो है उसे तौल कर देखा जाए और रेशनैलिटी के साथ देखा जाए। जो नैरेटिव फैलाया जाता है, जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है और ऐसा चश्मा पहनाया जाता है कि आप प्रतिकार करने वाले चेहरे को ही देख रहे हैं, जबकि उसका एक दूसरा चेहरा भी है जो ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसको भी वो देखे। तो इस पे सर आप अपना विचार रखिए। जय हिंद सर। अब मैंने यार फिल्म बना दी, वही विचार है मेरे, तो अब उसके बाद भी मुझे कुछ कहने की, उसके बाद भी अगर कहने की आवश्यकता पड़े तो मतलब मैं अपने काम में फेल हो चुका हूँ, मतलब मैंने सही फिल्म नहीं बनाई। पर फिर भी मैं एक बात कहूँगा, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि भाई मैं पुराने ज़माने का हूँ और यहीं से पढ़ा हूँ, तो हमें जर्नलिज्म भी पढ़ाई जाती है। पत्रकारिता, मुझे ये बता क्या है पत्रकारिता? पत्रकारिता का मतलब है फैक्ट्स फर्स्ट, नैरेटिव लेटर। लेकिन आज जो पत्रकारिता का रूप बन गया है वो है नैरेटिव फर्स्ट, फैक्ट्स नेवर। तो वो इसलिए है कि हर आदमी अपनी कुर्सी में बैठा फ़ोन पकड़ के टेलीप्रॉम्प्टर से खबर आपको दे रहा है, कोई कहीं जाना नहीं चाहता है। तो आपको अगर सच्ची में वो रूप दिखाना है तो जो पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, हिंदुस्तान को पूरी तरह समझ लीजिए। उसके लिए आप ट्रैवल करिए, जितना ट्रैवल कर सकते हैं, गांव गांव, खेतों में, खलियानों में, गलियों में, शहरों में, सब जगह जाइए, लोगों से बात करिए। ये ऐसा देश है
कि अगर इसको आप दूर से देखेंगे तो बड़ा खराब लगेगा, इसके अंदर आप गोता मार देंगे तो हो सकता है आप नीचे से मणि भी निकाल लाएं, राइट। ये यहाँ लोग, बड़े बड़े लोग दुनिया के सवाल लेके आते हैं, जाते जवाबों के साथ हैं। तो इसमें जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे लोगों के साथ, आपको कभी कोई रूप समझ में नहीं आएगा और ये अंधों का हाथी बन जाएगा। इसको लगेगा मैं सही हूँ, उसको लगेगा मैं सही हूँ। तो एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट मैं आज ये फिल्में सिर्फ इसीलिए बना पा रहा हूँ कि मैं दिन रात ट्रैवल करता हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनका खाना खाता हूँ, समझता हूँ वो कल्चर क्या है और हर तरफ का है। समझ सोचिए कि मैं एक ही साइड के कल्चर को समझने की कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं तो जिन लोगों से अग्री नहीं करता हूँ मैं उनको ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई बार अपने दुश्मन को समझने से आप स्वयं को ज़्यादा समझ पाते हैं। अपने विरोध को समझने से आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस देश का ये है कि लोग बिना हिले देश को बदलना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं होगा। आप हिलें, उठें, जाएं, देखें, अनुभव करें और उस थॉट के साथ एक्सपेरिमेंट करें। क्या होगा? थॉट रिजेक्ट हो जाएगा, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो ही ये देश बदल पाएगा। विमल हर्ष, अभी कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा करिए। अच्छा, सिर्फ लड़के ही लड़के हाथ उठाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं हाथ उठाती? अब मैं इसके बाद सिर्फ लड़कियों के ही सवालों का जवाब दूंगा। हेलो, क्योंकि उनकी आवाज़ बाहर निकलनी चाहिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अशोक है, मैं हिंदी पत्रकारिता विभाग से हूँ। मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। आपने फिल्म दर्शकों के सामने रखी, फिल्म देखने के बाद कई ऑडियंस आगे जाके एक खास वर्ग की लड़कियों के साथ रेप करने की, विवाह करने की धमकियाँ देती है। क्या आप इसकी निंदा करते हैं या आप सक्सेस हुए हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि 350 करोड़ का आपने उसकी हुई है, मैं आपको बधाई देता हूँ। क्या कोई आइडिया है कि 350 करोड़ में से जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके पुनर्स्थापना के लिए आप दें? शुक्रिया। आप जो पहला बोल रहे हैं वो मेरे को पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन अगर ऐसा किसी ने बोला है तो हाँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। डेफिनेटली ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि पिछले कई वर्षों से भारत के टुकड़ों की बात की जाती है, राइट? और ये बोला जाता है कि उनको ये एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए। तो जिनके माँ बाप को काट दिया गया हो, 50 टुकड़े करके गोनी में बांध के नदी में फेंक दिया गया हो, कई बार उनसे जुड़े हुए लोग जब इस तरह की चीज़ देखते हैं तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है, और उस नेचुरल रिएक्शन को भी एक पर्सपेक्टिव में समझ के भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा करने नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मैं उसकी पूरी निंदा करता हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल को पकड़ के कई सारे मीडिया वाले लोग ये कर रहे हैं और मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ उससे। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी बारे में की थी, तो मैं उससे वाकिफ़ हूँ। लेकिन ऐसे एक उदाहरण पकड़ के वो 7 लाख लोग जिनकी हीलिंग इस फिल्म के कारण से हो रही है, उसकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो देना चाहिए और उनको भी ये मौका देना चाहिए कि वो हील कर सकें। तो वो आपके पहले सवाल का जवाब है और ये अच्छा सवाल है। लेकिन जो दूसरा जो सवाल है आपका, वो आपकी इग्नोरेंस से आ रहा है। उसमें आपने अपना दिमाग अप्लाई ही नहीं किया ज़रा सा भी, बिल्कुल भी। और आपने एक तोते की तरह कोई बात सुनी और बोल दी कि अच्छा वो पैसा। पहली बात, फिल्म को अध्ययन करिए। जो 350 करोड़ जो आप सुनते हैं वो फिल्म का बिजनेस है, वो फिल्म का प्रॉफिट नहीं है। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जब आप कहते हैं कि इनकी 1000 रुपए करोड़ की कंपनी है तो 1000 करोड़ उनकी जेब में नहीं होते हैं। वो एक रेवेन्यू है और उसमें प्रॉफिट वही 15-20% होता है, वो भी 25 लोगों में बंटता है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप उस पैसे से क्या कर रहे हैं। ये सवाल आपने किसी और फिल्म बनाने वाले से नहीं पूछा। हैदर के डायरेक्टर से आप कभी ये नहीं पूछेंगे कि उस फिल्म से जो आपने पैसे कमाए वो टेररिस्ट लोगों की मदद करने के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो एक सेकंड, आप संजय लीला बंसाली से भी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने प्रोस्टिट्यूशन यानी प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर फिल्म बनाई है, उससे जो पैसे कमाए हैं वो आपने किस तरह से प्रोस्टिट्यूट्स की हेल्प करने के लिए किया है। ये सवाल कभी कोई किसी से नहीं पूछता है। ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि लोग ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं आपको और मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है, पर मैं आपको गिनाता हूँ। अब आज नहीं,
पहली बात, इस फिल्म को 4 साल से सारी दुनिया में घूम के रिसर्च करके हम अपने पैसे से कर रहे हैं। वो एक सबसे बड़ा काम हमने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए किया है। दूसरी बात, हम पिछले कई सालों से जगती कैंप जो है वहाँ पे बहुत सारे बच्चों, लड़के लड़कियों के एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ये हमने किया है। वहाँ पे पूरी जो लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी है, उसमें लाखों रुपए की किताबें हमने खरीद के दी हैं, वो हमने किया है। मैं एक जेनोसाइड म्यूजियम बना रहा हूँ, विच इज़ अ म्यूजियम ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट, वो कश्मीरी लोगों के लिए वो हम कर रहे हैं। अभी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ ही दिन पहले मैंने उन लोगों को 25 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दी है लोगों को, कश्मीरी पंडित बच्चों के और उन लोगों के प्रोत्साहन के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए वो किया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हमारा है वो ये है कि 32 साल से जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिली थी, और जस्टिस अगर आप समझते हैं जस्टिस क्या होती है विक्टिमाइजेशन की, जो जिसको सारी दुनिया मानती है, वो है जस्टिस का पहला स्टेप होता है एक्नॉलेजमेंट कि किसी के साथ गलत हुआ है। अगर समझो किसी महिला के साथ रेप होता है तो सबसे पहली दायित्व डेमोक्रेसी में जुडिशरी का है टू एक्सेप्ट कि हाँ वो जो कह रही है सत्य, ऐसा हुआ है। वो जस्टिस की पहली स्टेप है। अगर किसी ने मर्डर किया, आप कह नहीं साहब यहाँ तो मर्डर हुआ ही नहीं, तो फिर जस्टिस मिलेगी ही नहीं। तो आज पूरी की पूरी दुनिया, इंडिया नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में जो लोग मैटर करते हैं, इस फिल्म के बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ जेनोसाइड हुआ था, एंड दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सतीश टिक्कू जिसको मार डाला गया था, उसके बारे में किसी ने चिंता ही नहीं करी थी, किसी ने पूछा ही नहीं था। इस फिल्म को देखने के बाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने स्वयं सुओ मोटो उस केस को खोला है और उसके जो अपराधी हैं उनको सजा देने की प्रक्रिया चालू की है। वो यासीन मलिक जो प्रधानमंत्री के साथ, अरुंधति रॉय के साथ फोटो खिंचाते हुए गर्व महसूस करते थे, आज उनका केस फिर से कोर्ट ने अपने आप खोला है। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी फिल्म को द कैपिटल हिल, जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, उसमें इनवाइट नहीं किया गया। इस फिल्म के लिए वहाँ कांग्रेशनल रिसेप्शन हुआ जिसमें वहाँ के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने ऑफिशियली एडमिट किया कि इट वाज अ जेनोसाइड। वो इस फिल्म का कंट्रीब्यूशन है। इस फिल्म को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया गया है। मैं जा रहा हूँ अगले महीने। In British Parliament, the members of Parliament have invited us to tell them in detail about this genocide. That is the biggest achievement. जहाँ तक कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने की बात है, वो मेरा काम नहीं है। मेरी क्या ड्यूटी और रोल है, मैं स्टोरी टेलर हूँ। मैं स्टोरी बता के विश्व में जागरूकता कर सकता हूं, मैं लोगों को न्याय मिले इस बात की अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं टेररिस्ट लोगों को वहां से भगा दूं और सबको खत्म कर दूं और कश्मीरियों को ट्रेन और प्लेन में बैठाल के हाथ से ले जाऊं, तो ये आपकी इग्नोरेंस है। आप नई पीढ़ी के हैं, आप जब यहां से ग्रेजुएट करके निकलेंगे आपको कोई नहीं रोकता है, आप जाके ये काम करिए। मैंने अपना धर्म निभाया है और मैं ऐसा करता ही रहूंगा। चलिए, एक अभी मेरे पास स्लिप आ गई है और लास्ट सवाल मुझे पूछना है। पीछे से वो हाथ बहुत पहले से उठा हुआ, जो सबसे पीछे। लड़कों का वक्त हो गया, अब पीछे एक सवाल पीछे, हाँ इन्हें दीजिए। Good afternoon, sir. I'm Nimisha Bana from ADPR. I admire your work and it's truly an honor to be able to interact with you today. Sir, Hollywood has played a vital role in propagating the narrative of the American dream and America being the protector of the universe with films like Avengers and DC. Bollywood, on the other hand, has been romanticizing wars and justifying terrorism, like you said. So why did it take so many years for films like Tashkent Files and Kashmir Files to come out? Why has Bollywood failed to produce cinema which is closer to reality? So there are two ways to look at it. I won't say that Bollywood has totally ignored. I don't agree with that. That is not a fully true. We have made so many films which have raised so many questions about social system, political system. निशांत भी हमारे यहाँ बनी है, अंकुर भी बनी है। तो जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, कहते हैं बॉलीवुड नहीं है, ये पैरेलल सिनेमा है, ये आर्ट सिनेमा है, और उनको अपने यहाँ से निकाल देते हैं बिकॉज दैट डिस्ट्रॉयज देयर एंटायर दिस थिंग। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इसके पहले मुझे कोई निकाले, आई विल रिजाइन माई सेल्फ। तो आई स्टार्टेड माई ओन जर्नी एंड आई एम डूइंग दैट। एंड यू आर राइट,
our film should also create an Indian dream. एंड आज आप देखिए कि कृष्णा पंडित हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम. जिसने भी वो फिल्म देखी है, आज दे गो एंड टेल देयर चिल्ड्रन. होता क्या है कि पॉपुलर नैरेटिव में हम लोग अनइन्फॉर्म्ड से रह जाते हैं, क्योंकि वो फिल्में कंप्लीट नहीं करती हैं अपने थॉट को, टच करती हैं, टच एंड गो जैसा हो जाता है, एक लिप सर्विस करती हैं. सो आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड मैं आज जो सक्सेस मिली है उससे व्हाट वी आर डूइंग, हमारा विजन ये है, जो हम कर रहे हैं विजन ही नहीं, हम तो इम्प्लीमेंट भी करना चालू कर दिया. आई एम पिकिंग अप ऑल दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स who want to, with their films, they want to create an Indian dream and bring about Indic Renaissance in India. Indic Renaissance means to give a boost to Indian creativity. Okay, in literature, in research, in movies, in poetry, wherever they can. So we have done that. We run a foundation called I Am Buddha Foundation. We have just sponsored 6 students to do that. Yesterday in Delhi, I have sponsored 2 people to do a whole lot of research for next set of films. And I am employing lots and lots of, एक ये देखिए खड़ा सामने लड़का, ये कुछ दिन पहले मुझे मिला था, शरण. He just came, इस टीका का लगाता है तो इसको मौका भी नहीं मिलेगा बॉलीवुड में कहीं पे. So he's a creative boy. He's a very creative boy, and he's a unique perspective to capture with his camera the Indian culture, Indian society, the Indian milieu. तो मैंने इससे कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया आपका इंटरव्यू, कुछ नहीं. मैंने कहा ठीक है तो मैं है तो come and work with me. So like that I am doing. God has empowered me, and I promise you in next 5 years I will empower at least 100 people. Okay, so that they can take Indian dream stories forward. Thank you, sir. My last question. We have to. सर ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग बुरा मान जाएंगी लड़कियां बेचारी. तो जब मैं पढ़ता था सिर्फ लड़कियां ही बोलती थी, लड़के चुप बैठे रहते थे, और अभी उल्टा हो गया, अब लड़के बोल रहे हैं, लड़कियां चुप बैठी हैं. सर वेरी गुड आफ्टरनून सर. 1 मिनट. हमारे जो इसमें फिल्म्स आई हैं उसमें फर्स्ट जो टॉप अवार्ड मिला है ये इन फिल्म की आपको मिला है? यस सर. आप यहाँ पढ़ती हैं? नो सर, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड. और सर लास्ट 1 महीने पहले भोपाल में सर सेम फिल्म के लिए आपने भी मुझे अवार्ड दिया है. अरे वाह, बधाई हो, सर. बधाई. सेटिंग से 1837. क्या बात. आपसे मैंने कहा था अपनी फिल्म मुझे भेजने के लिए, आपने भेजी नहीं. सर कांटेक्ट नहीं कर पाए सर आपसे. अभी ले लेना मुझसे. बिल्कुल सर, थैंक यू. सर आपसे एक सवाल भी है और एक रिक्वेस्ट भी है. सर सवाल ये है कि मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ. तो आपने सर भोपाल में भी हमें बताया था और यहाँ भी आपने सेम चीज़ रिपीट की है कि आपके पास अभी भी वो सारे इंटरव्यूज़ हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो आपने फिल्म बनाने से पहले रिसर्च वर्क के ज़रिए की थी. तो सर क्या उन पूरी रिसर्च वर्क को आप एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं ताकि उसे देख कर उसका ऑलरेडी हम लोग एक डॉक्यू सीरीज बना रहे हैं. ओके सर. बट वी वॉन्ट पुट इट ऑन सोशल मीडिया. उसमें क्या पायरेसी का बड़ा प्रॉब्लम है, हर कोई कॉपी कर लेता है, उसको इधर उधर कर देता है और लोग उसको सीरियसली भी नहीं लेते हैं, लोग सोचते हैं झूठ है. सो इट इज़ गोइंग टू कम ऑन एन इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म. वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ डॉक्यू सीरीज एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च. अगर आप चाहें उसमें हमारे साथ जुड़ना, मदद करना, तो आप कर सकते सर. बिल्कुल सर. सर एक लास्ट सवाल यहाँ पे, ये बहुत देर सर से एक रिक्वेस्ट भी थी सर आपसे. सर जैसे 1 घंटे से बेचारी बोल रही है. सर जैसे आपने देखिए वो भी बोल रही है. आप दोनों आइए, फटाफट सवाल पूछिए, मैं दोनों का जवाब दे दूंगा. सर एक रिक्वेस्ट आपसे लास्ट थी सर कि जैसे आपने कश्मीर फाइल्स बनाई है सर, सेम एक वैसी स्टोरी पे हम भी काम कर रहे हैं झारखंड में. आप सर्च कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग कांड था, वो भी एक बहुत बड़ा जेनोसाइड था. टॉक टू मी. श्योर सर. ओके सर, थैंक यू. ये 2 लोग पूछना चाहते हैं, आप दोनों पूछ लिए, मैं दोनों का एक साथ जवाब दे दूंगा. I'll answer both the questions together. So both the questions are poles apart. So I'll start with my question. So, sir, my question is that you said that you've been traveling to a lot of countries. You've seen a lot of cultures. Also, we've seen that cultural homogeneity is not always harmonious. So what are your views on cultural homogeneity? In other words, do you think that people from different cultures, communities should live together? I think people from different communities do live together. हम सब अलग अलग कम्यून के ही हैं, साथ में ही रहते हैं, सारी दुनिया रह रही है, तो उसमें कोई ऑब्वियसली हमने कोई कहने वाली बात ही नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 कम्युनिटीज़ अगर साथ साथ रह रही हैं तो हम उनके जैसे बन जाएं, वो हमारे जैसे बन जाएं, फिर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इस दुनिया में और फिर डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ग्लोबलाइजेशन वांट्स टू डू. यहाँ अगर कोई एडवर्टाइजिंग एंड PR के स्टूडेंट्स हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि अभी जो लेटेस्ट जो दुनिया में जो चल रहा है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, उसका मतलब ये है टू मेक द एंटायर वर्ल्ड यूनिफॉर्म सो दैट देयर इज़ वेरी लेस प्रेशर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। कि भाई अब सारी दुनिया एक सी हो गई, सबके एस्पिरेशंस एक से हो गए, सबकी डिमांड एक सी हो गई, तो आई हैव क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट एंड आई कैन कम्युनिकेट थ्रू माई एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इन जस्ट वन लैंग्वेज। इन वन लैंग्वेज मतलब इन वन मैसेजिंग। अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये, इतने सारे दुनिया में डाइवर्स कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्रडिक्टरी ग्रुप्स हैं कि मार्केटर्स के ऊपर इतना प्रेशर रहता है। दैट्स वाई यू सी सारी दुनिया में एक चीज़ चल रही है विच दे से कि देयर इज अ कल्चरल अटैक ऑन आवर सोसाइटी, कि बाहर के लोग आके हमारे कल्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में भी आप देखिए हर दिवाली होली में ये सवाल उठता है कि हु आर दे टू टेल अस कि हम कैसे दिवाली मनाएं, होली मनाएं, पर वो मार्केटर्स कर रहे हैं और करते रहेंगे। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन ग्लोबलाइजेशन should be for different purposes but not to change the culture. अगर इस दुनिया का कल्चर सब एक हो गया तो it will be a very boring and monotonous society. हेलो सर, नमस्ते। बड़ी देर से मैं कोशिश कर जोर रही से थी। बोलो। आवाज़ नहीं? ओके, सॉरी। तो बड़ी देर से मैं सोच रही थी। क्या नाम है आपका? प्राप्ति उपाध्याय, इंग्लिश जर्नलिज्म। तो बड़ी देर से सोच रही थी माइक कब मिलेगा, मिल गया तो डर लग रहा है। तो इतने भारी सवाल नहीं है मेरे, बहुत ही हल्का सा सवाल है और काफ़ी पर्सनल सवाल है। आपने जब अपना अनुभव बताया, आपने बताया कि कैसे आपने इतने सारे चेंजेस करे अपने करियर में, आपने बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस बनाए। तो एज अ ह्यूमन आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, आई हैव अ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, आई डोंट नो if I make a choice what is going to happen in future. So how do you cope up with that? How do you decide to make a choice not knowing what is going to happen in future? अभी सर्टेनिटी है तुम्हारी जिंदगी में? अभी थोड़ी देर तुम्हें पहले ऐसा लग रहा था कोई सवाल मुझसे बोलने ही नहीं देगा, है ना? यू वर सर्टन, आई सॉ योर फेस एंड आई कुड रीड इट। मैं डायरेक्टर हूँ, शक्ल पहचानता हूँ, सो आई कुड रीड, यू वर सर्टन कि मेरा सवाल कोई नहीं पूछने देगा, पर अचानक पूछ लिया ना किसी ने, राइट? तो लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। हम कुछ भी सोच लें, वी आर नो बडीज़ टू डिसाइड कि ये सर्टन होगा, वो सर्टन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, अगर तुम्हारा इंटेंट सही है, अगर तुम्हारे इंटेंट में ताकत है, तो कभी पहाड़ों में घूमना आप, और ख़ास तौर पे जो डेजर्ट जैसे होते हैं जहाँ काले काले बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो आप देखिए वो बड़ा बड़े, मैं कर्नाटका में अभी कुछ दिन पहले गया हुआ था, शोले फिल्म के जो रॉक्स हैं वो सारे कर्नाटका में, हम्पी के आगे। तो मैं खड़ा था वहाँ, मैंने अचानक देखा, चाय पी रहे थे हम लोग की जगह, तो इतनी बड़ी रॉक थी, पूरा ब्लैक कलर जैसा था, और बीच में से, उस रॉक में से एक छोटा सा पौधा निकला हुआ था, क्योंकि उसके बीज में बहुत ताकत थी। वो बीज है, दैट सीड, वो है इंटेंट। अगर तुम्हारा इंटेंट बहुत पावरफुल है तो दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। सो बी सर्टन। एक चीज़ की सर्टेनिटी ज़रूर है कि व्हेन यू स्माइल इट्स वेरी डिवाइन। तुम्हारी जो स्माइल है बहुत डिवाइन है, बहुत इनोसेंट है, और ये सर्टेन है, और दुनिया में कभी इसको करप्ट मत होने देना। थैंक यू सर। अभी टाइम परमिट नहीं कर रहा है, मैं एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा। हमारे जितने आईएमसी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे ब्रीफ में? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि किसी और के मैसेज को मत सुनो और जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, और जो तुम्हारी जिंदगी है, वही मैसेज बन जाए, और किसी को अपने मुंह से कोई मैसेज देने की जरूरत ना पड़े।